हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग जो है एक एनसीपी का फॉर्मेट जो है वो बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि अगर आप लोगों के कॉलेज में एनसीपी बनाने के लिए मिलता है तो एक टॉपिक है कोरोना वायरस, जो कि कुछ दिन पहले ही आप लोग जानते होंगे। इसका कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी। तो उसी के ऊपर अगर आपको आपके कॉलेज में अगर एनसीपी तैयार करने को मिलती है तो उसका फॉर्मेट क्या क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कोरोना वायरस पे एनसीपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि एनसीपी बनाने के लिए आपके पास जो फॉर्मेट है उसमें जो होती है, जो जितने भी पेशेंट हैं उसके जितने भी हिस्ट्री हैं उसका जो है हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। उसके बाद जो अगर कोई जो अगर कोई पास सर्जरी या फिर कुछ अगर मेडिकेशन उसको चला है तो पहले कुछ तो उसके अकॉर्डिंग हम एनसीपी तैयार करते हैं कि इन द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, मतलब अगर कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है हॉस्पिटल में, उसके आप नर्स एज ए नर्स तो आपको एक नर्सिंग केयर प्लान बनानी होती है पेशेंट के डिजीज़ के रिगार्डिंग, कि आप किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट अपना केयर प्रोवाइड दे सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेट ये है कि हम पेशेंट का क्या करेंगे, हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो हिस्ट्री में हमारे पहले आती है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में हमारा जो होती है पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, बेड नंबर, आईपीडी नंबर, किसमें कितने आईपीडी नंबर में वो एडमिट है, या फिर उसका और उसका एड्रेस क्या है, नेशनलिटी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, और उसका मैरिटल स्टेटस, और फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, एडिक्शन मतलब या वो कुछ ले भी रहा है, मतलब ड्रिंकर है या फिर स्मोकर है, ये सब तो एडिक्शन है। और उसका डायग्नोसिस क्या है, डॉक्टर इंचार्ज कौन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए डायग्नोसिस यहाँ पे कोविड-19 दी गई है, और इसका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे टीवी एडवर्टाइजमेंट यही है, क्योंकि उस टाइम जो हमारा कोरोना के टाइम जो है कोरोना के टाइम तो पेशेंट खुद बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो तो एक तरह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी। उसको पेशेंट का जो भी हमारा डाटा है या तो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग मिली होगी, या फिर कोई फैमिली मेम्बर के साथ उस वैसे भी कोरोना के टाइम फैमिली मेम्बर को का अलाउ ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने था। तो मिनिमम एक ही पर्सन थे, तो वहाँ पे मेनली तो हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होगी टीवी एडवर्टाइजमेंट ही होगी। और फिर डेट ऑफ एडमिशन, मतलब एडमिशन कब हुआ था और टाइम क्या था एडमिशन की, डिस्चार्ज कब हुए थे, वो सब लिखना है इसमें। और इसमें हमारा जो पेशेंट का चीफ कंप्लेंट जो होती है, चीफ कंप्लेंट क्या होती है कि पेशेंट को क्या क्या थी कोरोना के टाइम पेशेंट के पास। आप तो सुना ही होगा कि बहुत दिनों एक हफ्ते से मतलब बहुत तेज़ बुखार आ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ है, मसल्स पेन हो रहे हैं, हेडेक है, और बहुत सारे एपेटाइट है। ये सब हमारे पेशेंट के चीफ कंप्लेन में आ जाते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिखेंगे, मतलब पेशेंट का प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस क्या है, पेशेंट हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हुआ है। तो उसका जो हमारा चीफ कंप्लेंट है, जो चीफ कंप्लेंट पेशेंट ने किया है, वही हमारा प्रेजेंट हिस्ट्री हो जाती है इलनेस की, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मतलब इससे पहले कुछ इसको कहीं मतलब किसी हॉस्पिटल में किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग अगर एडमिट हुआ हो तो उस अगर वो है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे अगर कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयर इज़ नो एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। उसके बाद अगर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, मतलब इसको इससे पहले अगर पेशेंट का कोई सर्जरी हुई है तो वो भी लिखना पड़ता है, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वैसे नॉर्मली नहीं लिखा जाता अगर एनसीपी बना रहे हैं तो, नहीं तो बाद में आपको फिर वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे आपके। उसके बाद आती है हमारा पर्सनल हिस्ट्री, मतलब पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री क्या है, इन द सेंस पेशेंट का हॉबीज़ या फिर डाइट, एडिक्शन, या फिर क्या कैसे रह रहा है, उसका एक तरह से अपने दैनिक जीवन में वो कैसे रह रहा है उसको हम लिखते हैं पर्सनल हिस्ट्री में। जैसे पेशेंट का हॉबीज़ क्या है, तो यहाँ पे हॉबीज यही है कि स्टोरी बुक को स्टडी करना, या फिर लिस्निंग म्यूजिक अच्छी सा कोई हाँ। तो इसका जो है अब पर्सनल हिस्ट्री के बाद जो पेशेंट का जो है इसका मोबिलिटी और एक्सरसाइज चेक करना है कि मतलब पेशेंट मूवेबल है या नहीं, इन द सेंस उसका एक्टिविटी ऑफ एक्सरसाइज या एक्सरसाइज सही से कर रहा है या नहीं, या फिर जॉइंट उसका क्या है। अगर आप यहाँ पे चीफ कंप्लेंट में अगर पेशेंट का मसल्स पेन या फैटिक लिखे हैं तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट की एक्सरसाइज एक्टिविटी एब नॉर्मल होगी अकॉर्डिंग टू नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम फैमिली मेम्बर में जितने हम पहले मतलब पर्सनल हिस्ट्री में जितना
हिस्ट्री कलेक्शन में जितना डाले थे फैमिली मेम्बर, उसका यहाँ पे जितना भी पेशेंट का फैमिली मेम्बर उसके हैं वो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने वहाँ पे 4 फैमिली मेम्बर लिए थे, तो हमारा मिस्टर रिजवान जो है वो हस्बैंड है जो एक पेशेंट है, और इसमें फैमिली मेम्बर में फैमिली का मेम्बर का नाम लिखना है, रिलेशन क्या है उसके पेशेंट के साथ, उसका एज क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है और कोई पेशेंट स्टेटस क्या है, वो सब सारे इसमें लिखना है। उसके बाद फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री बनाने के लिए ट्रिक होती है, जो हमारा स्क्वायर होती है वो मेल को डिनोट करता है, और हमारा सर्कल जो होता है वो फीमेल को इंडिकेट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना। जैसे यहाँ पे फैमिली ट्री में लिखा है, यहाँ पे एक और बात लिखना है कि यहाँ पे जो हमारा मिस्टर रिजवान जो है यहाँ पे वो पेशेंट है, तो यहाँ पे 30 और /M लिखना है, और यहाँ पे मिस्टर रिजवान का नाम भी लिखना है, बट यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप लोग लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं पेशेंट का वाइटल साइन क्या है। वाइटल साइन में हमारे आ जाएगा टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड हमारा क्या है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। और पेन तो हो ही रही, तो पेन प्रेजेंट है तो उसको प्रेजेंट डिनोट करवा देंगे। और उसके बाद हमारा SpO2 मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है वो भी लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारे कोरोना टाइम में पेशेंट का जो है मेन प्रॉब्लम थी ऑक्सीजन की शॉर्टेज जो थी। और वैसे भी कोरोना में जो हमारे पेशेंट का जो रिस्पायरेशन जो था, रिस्पायरेटरी रेट वो कम हो जाता था, उसके कारण हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल भी कम हो जाती थी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की लिखना कंपलसरी है। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन में जो आपने लैब इन्वेस्टिगेशन होती है हॉस्पिटल में जाने के बाद, वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। कंप्लीट ब्लड टेस्ट तो लिखना ही है, CBT का है कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट्स हो गया, WBC न्यूट RBC सब लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ स्पेशल टेस्ट कराते हैं तो जैसे CT स्कैन हो गया या फिर एक्सरे हो गया, तो वो सब भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारे कोरोना में जो है लंग्स मोस्ट इन्फेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे CT स्कैन या फिर एक्सरे आपको लिखना इन्वेस्टिगेशन लैब में ज़रूरी है। उसके बाद स्पेशल टेस्ट ही वही जो मैंने बताया था पहले, CT स्कैन या फिर एक्सरे किए हैं, तो वो भी आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद आती है मेडिकेशन चार्ट। मेडिकेशन चार्ट में क्या क्या मेडिसिन चलती हैं पेशेंट को एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स, जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या मेडिसिन चलती हैं। तो मेडिसिन एक है HCQS 400 mg का है, जो एवरी 8 घंटे पे 3 बार देना है। इसका रूट क्या है, ओरल रहेगी, फ्रीक्वेंसी 3 टाइम रहेगी। इसका एक्शन ये है कि हमारा जो pH जो होती है, जो pH जो एबनॉर्मल हो जाती है उसको मेंटेन करने में ये हमारा हेल्प करती है। इसका साइड इफेक्ट है कुछ, अगर इसको एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो वोमिटिंग, स्टमक पेन हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमारा जो भी इफ़ेक्ट है मेडिसिन के वो चेक करें, और ड्रग का क्या डोज है वो भी चेक करें, और पेशेंट को प्रॉपरली दें। उसके बाद एक आ जाती है डेक्सामेथासोन मेडिसिन है, ठीक है, जो कि 1 mg इंजेक्शन पर डे पड़ती है पेशेंट को 24 घंटे बाद। इसका एक्शन ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि हमारे कोरोना टाइम में पेशेंट का क्या हो, इम्यून सिस्टम में क्या होती है, वीक हो जाती है, इसके कारण हमारा पेशेंट जो है इन्फेक्टेड मोर हुए थे इम्यून सिस्टम के वीक होने के कारण। इसमें अगर बुखार आ रही तो और भी बहुत सारे मेडिसिन लिख सकते हैं, पर डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन में ही लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपने मन से NCP खुद बना रहे हैं नर्स, कि पेशेंट को कैसे केयर देना है। ये नहीं कि आप मेडिकेशन दे सकते हैं, वो तो डॉक्टर नहीं देंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्लान बनाना है सिर्फ। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारा जनरल अपीयरेंस, मतलब उसका लुक, ओरिएंटेशन, कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियस है या नहीं है। उसके बाद आ जाती है हमारा हाइट, वेट, ड्रेस, कलर, ऑर्डर, हाइजीन, स्पीच, ये सब क्या है वो सब लिखना पड़ता है। उसके बाद हेड और नेक का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हेड और नेक में देखेंगे स्लैब, हेयर कलर क्या है, सिमेट्री, डैंड्रफ है या नहीं, लेसन कोई स्कार तो नहीं है, हेडेक है तो लिख देंगे हाँ हेडेक है। उसके बाद हेड और नेक में फेस का लिखेंगे, फेस का कलर लिखेंगे, टेक्सचर, स्कार कोई भी प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद आइज़ में लिखेंगे डिस्चार्ज तो कोई नहीं है, आई लेसेस लिखेंगे, स्क्लेरा का कलर क्या है, कंजक्टिवा का कलर क्या है, स्पेटिकल्स मतलब चश्मा लगा हुआ या नहीं। उसके बाद नोज़ में देखेंगे, नोज़ में नॉर्मल डिस्चार्ज या फिर सिमेट्री
कुछ उसका सब नॉर्मल है या नहीं। उसके बाद ईयर्स में देखेंगे पीना का साइज़ क्या है, डिस्चार्ज तो कोई नहीं हो रही है, हियरिंग पावर सही है या नहीं। माउथ में लिप्स देखेंगे, टंग, टीथ, नेक, ये सब देखना है फिजिकल एग्जामिनेशन में। उसके बाद हमारा आ जाती है चेस्ट में। चेस्ट में हम जो हमारे मेथड है फिजिकल एग्जामिनेशन, आपको तो पता ही होगा 4 मेथड होती है। इंस्पेक्शन होती है, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन होती है। इस सब माध्यम से हमको क्या करना है, चेस्ट का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद एब्डोमेन में भी सेम वही करना है। उसके बाद कुछ एक्सट्रीमिटीज आ जाती है, जैसे हैंड और लेग का। तो हैंड और लेग का देखेंगे रेंज ऑफ मोशन सही है या नहीं, उसमें पेन तो नहीं है, मोबिलिटी सही है या नहीं, लेग क्रैम्प तो नहीं हो रही है, मसल स्ट्रेंथ सही है नहीं, ये देखना पड़ता है। उसके बाद आती है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस और केयर प्लान, ठीक है, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आती है हमारा नर्सिंग गोल। नर्सिंग गोल में हमारा टू टाइप का गोल होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म गोल, एक होती है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में हमको क्या करना है, जो हमारे पेशेंट के पास जो फीवर है उसको कम करना है, हेडेक जो हुई है उसको कम करना है, जो उसका एपेटाइट लॉस ऑफ एपेटाइट हुई है उसको कम करना है। और लॉन्ग टर्म गोल में यही है कि जो उसका जो ब्रीदिंग इजीली नहीं हो पा रही थी, ब्रेडिपेनिया, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, तो उसको क्या करना है, ठीक करना है। अगर और पेशेंट जो वीक हुआ था उसको भी ठीक करना है। और जो पेशेंट का वेट कम हुआ था उसको भी मेंटेन करना है, ठीक है। इंसोम्निया जो हुई थी उसको भी मेंटेन करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस ये है कि हमारा इनएक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू द ऑब्स्ट्रक्ट ऑन एयरवेज एज एविडेंस बाय द इंस्पायरेशन रेट। जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है तो कम से कम नॉर्मल 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना होता है। तो ये हमारे फर्दर यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग देख लें। इतना टाइम अगर इसका एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ले लिया जाएगा, इसीलिए तो थोड़ा नॉर्मली आप लोग मतलब मैं सिर्फ पैटर्न बता दे रहा हूँ क्या कैसा है। उसके बाद आप ना देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान में आपको क्या करना है कि आपको पहले क्या करना है, असेसमेंट करना है। कि असेसमेंट में आते हैं 2 टाइप के डाटा, एक आते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, एक आते हैं सब्जेक्टिव डाटा। सबसे पहले आते हैं सब्जेक्टिव डाटा, जो हमारे पेशेंट हमको मतलब जो भी नर्स हैं या फिर डॉक्टर हैं उसको बताते हैं कि उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, जो हमारे डॉक्टर या फिर नर्सेज जो होती हैं जो उसको ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव डाटा यह है कि पेशेंट सेज द फील डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग। तो सबसे पहला मेन तो यही है कि हमारा पेशेंट जो है डिफ़िकल्टी है उसको ब्रीदिंग करने में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले इसका जो भी डायग्नोसिस है वो लिखेंगे। उसके बाद इसमें डायग्नोसिस ये है कि हमारा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारा गोल क्या है, गोल यही है कि इम्प्रूव द ऑक्सीजन लेवल एंड रिड्यूस द डिसएबिलिटी ऑफ ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो यही हमारा गोल रहेगी। उसके बाद प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या है कि हमारा जो भी पेशेंट का जनरल कंडीशन है उसको असेस करना है, उसका वाइटल साइन हमेशा चेक करते रहना है। पेशेंट का जो भी कंप्लेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको पोजीशन देना है। जैसे पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको फॉलोअर्स पोजीशन दी जाती है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट प्लानिंग में मतलब जो हम प्लानिंग किए हैं वो देना। इम्प्लीमेंटेशन में ये करना है कि जो हम लोग प्लानिंग में दिए हैं उसको अप्लाई कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ प्लानिंग में किया था कि जनरल कंडीशन असेस करना है हमारे पेशेंट का, तो यहाँ पे लिख देंगे असिस, मतलब मैंने पेशेंट का जनरल कंडीशन चेक कर लिया। मतलब इन द सेंस जब प्लानिंग में आपको प्रेजेंटेशन में लिखना है और इम्प्लीमेंटेशन में आपको उसी को पास्ट में लिख देना है, बस हो गया। उसके बाद आता है एवेल्युएशन में। एवेल्युएशन में ये होता है कि जो आपका आउटकम्स क्या निकला, ठीक है। आउटकम्स मतलब जो भी मैंने अप्लाई किए, जो भी मैंने अपना केयर प्लान दिया उसका क्या हमारा बेनिफिट्स निकला, वो हमारा एवेल्यूशन में लिखना पड़ता है। तो ये सब हमारे सेकेंड डायग्नोसिस है, आप देख लीजिएगा, उतना टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने के। उसके बाद आती है हमारा थर्ड डायग्नोसिस। उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन में यही कि हम पेशेंट को मतलब डिजीज के रिगार्डिंग क्या कैसे एजुकेट करेंगे। तो सबसे पहले उसका मेडिकेशन में अगर देख रहे हैं तो मेडिकेशन में एक कि मेडिकेशन मतलब उसको क्या करते हैं, पेशेंट को इनक्रेज करना है मेडिसिन लेने के लिए टाइम टू टाइम, और एडवाइस देना है पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट लें, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करें, ठीक है। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पीपल हु आर सिक, मतलब पेशेंट को बताना है कि जो पेशेंट पहले से ही संक्रमित हैं उससे अवॉइड करें। उसके बाद मेंटेन हाइजीन को यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन करना है, क्योंकि पेशेंट को बताना है कि वो अपना
पेशेंट को बताना है कि अपना हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए अपना हाथ प्रॉपर धोए, वॉश करें, और जो हमारे हैंड वॉश के जो भी प्रोसीजर हैं उसको समझाएं पेशेंट को। ये हमारे हाइजीन हेल्थ एजुकेशन में आती है पेशेंट को। और उसके बाद आता है लास्ट में न्यूट्रिशनल एडवाइस। न्यूट्रिशनल एडवाइस में यही देना है कि पेशेंट को बताना है कि प्रॉपर डाइट ले, बैलेंस डाइट फूड डाइट लें, और जो भी हमारे अवॉइड करना है, जितना भी बाहर का खाना है उसको अवॉइड करना है। और हमारा पेशेंट को एडवाइस देना है कि हमारा जो भी स्ट्रेस फूड है या फिर जो भी जंक जंक फूड है उसको अवॉइड करना है। ये सब हमारे इन्फेक्शन के काउजेस हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा जितना भी बाहर के फूड है उसको अवॉइड करना है, हमारे फ्रेश फूड खाने, जितने भी फ्रेश फूड है उसको इनटेक करना है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जो सारे लोग बोलते हैं वो कर दें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर कुछ डाउट है तो इसे आप हमारे कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं। धन्यवाद।